नमस्कार और स्वागत है। आज हम उस दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जिससे हम सब रोजाना ही गुजरते हैं, डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया। बिल्कुल। कभी सोचा है कि एक चाय वाले को क्यूआर कोड स्कैन करके 10 रुपए देने के पीछे कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी काम करती है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम इसी उलझे हुए से दिखने वाले सिस्टम को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मिशन आज इन भारी भरकम शब्दों यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, क्यूआर कोड के पीछे के जादू को समझना है। सही। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्होंने हमारे पैसे इस्तेमाल करने का तरीका ही एक तरह से बदल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे रहता है और हमारे पैसों को सुरक्षित कैसे रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। जीपे, फोनपे, पेटीएम, फिर बैंकों के अपने ऐप्स, इतने सारे खिलाड़ी हैं इस मैदान में। हाँ, बहुत सारे। ऐसा नहीं लगता कि सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजा रहे हैं? इन सबको एक साथ कौन लाता है? कोई रेफरी है इस खेल का? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब ही इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई? इसे आप भारतीय डिजिटल पेमेंट की दुनिया का मास्टर कंडक्टर समझिए। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग म्यूजिशियन होते हैं। हाँ। कोई वायलिन बजा रहा है, कोई ड्रम्स। एनपीसीआई ये पक्का करता है कि सब एक ही सुर में, एक ही ताल में बजाएं ताकि ये खूबसूरत धुन तैयार हो। ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर, ये एनालॉजी अच्छी है। मतलब जीपे, फोन पे और एचडीएफसी या एसबीआई के ऐप्स, ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एकदम सही। और एनपीसीआई वो है जो नियम तय करता है ताकि जब मैं जीपे से किसी के एसबीआई अकाउंट में पैसे भेजूं तो वो तुरंत और बिना किसी गड़बड़ी के पहुंच जाए। बिल्कुल। एनपीसीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए ने मिलकर बनाया था। अच्छा। इसका एक ही मकसद था, भारत के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम बनाना। तो चाहे आप यूपीआई यूज करें, रुपे कार्ड स्वाइप करें या टोल पर फास्टैग। हाँ, फास्टैग भी तो है। हाँ, इन सब के पीछे एनपीसीआई का ही दिमाग और ढांचा काम कर रहा है। समझ गई। तो ये वो अदृश्य शक्ति है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संभाल रही है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसने सच में क्रांति ला दी है, यूपीआई। हाँ, यूपीआई। मुझे याद है वो दिन जब किसी दोस्त को पैसे भेजने के लिए उसका लंबा चौड़ा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, सब कुछ ऐड करना पड़ता था। और फिर इंतजार करो। और फिर 30 मिनट इंतजार करना पड़ता था कि बेनिफिशियरी ऐड हो जाए। यूपीआई ने तो ये सब खत्म ही कर दिया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस वाकई एक क्रांति है। ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो आपको एक ही ऐप से अपने अलग अलग बैंक अकाउंट्स को लिंक करने और पलक झपकते ही पैसे भेजने की सुविधा देता है। और इसमें सबसे कमाल की चीज है वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। हाँ, वीपीए, जो कुछ नेम एट बैंक जैसा दिखता है। इसने तो प्राइवेसी का मसला ही हल कर दिया। अब मुझे किसी को अपना अकाउंट नंबर देने की जरूरत ही नहीं। और यही इसकी खूबसूरती है। वीपीए आपकी असली पहचान, मतलब आपके अकाउंट डिटेल्स पर एक मास्क की तरह काम करता है। अच्छा। ये लेन देन को आसान बनाता है और आपकी संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित भी रखता है। आपको बस किसी का वीपीए चाहिए और पैसे गए। और दिलचस्प बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका पायलट लॉन्च 11 अप्रैल 2016 को आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने किया था। वाह, मतलब सिर्फ कुछ ही सालों में इसने पूरे देश को अपनी आदत डाल दी। और इसकी लिमिट भी रोजमर्रा के खर्चों के लिए काफी है, दिन के 1 लाख रुपए तक। हाँ, काफी है। फिर 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप भी आ गया, जिसने इसे और भी बढ़ावा दिया। सही कहा। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को एक तरह से लोकतांत्रिक बना दिया है। एक छोटे से ठेले वाले से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसने कैश पर हमारी निर्भरता को बहुत कम कर दिया है। ये सब सुनने में बहुत आसान और सुविधाजनक लगता है, लेकिन यही मेरे मन में एक सवाल उठता है। इतनी आसानी से पैसे भेजना, क्या ये सुरक्षित है? जरूरी सवाल है। पर्दे के पीछे ऐसा क्या हो रहा है जो हमारे पैसे को सुरक्षित रखता है? हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, ओटीपी। हाँ, ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवारों में से एक है। जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये एक यूनिक कोड होता है जो सिर्फ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है। ये इस बात का सबूत है कि ट्रांजैक्शन करने वाले आप ही हैं, कोई और नहीं। ये आपके डिजिटल दस्तखत की तरह है। बिल्कुल। और ये कोड सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही वैलिड होता है ना? मैंने पढ़ा है कि इसकी समय सीमा आमतौर पर 10 मिनट होती है। हाँ, ये टाइम लिमिट इसे और सुरक्षित बनाती है। और एक और सेफ्टी फीचर है, अगर कोई 3 बार से ज्यादा गलत ओटीपी डाल दे
तो वो ब्लॉक हो जाता है। हाँ, वो कार्ड कुछ समय के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए ब्लॉक हो जाता है। ये फ्रॉड को रोकने का एक बहुत कारगर तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सुरक्षा आपको मुफ्त में मिलती है। सही है। OTP के अलावा एक और चीज है जो अब हर दुकान, हर कैफे में दिखती है, वो काले और सफेद चौकोर डिब्बों वाला पैटर्न। QR कोड। QR कोड, हाँ। ये काम कैसे करता है? ये सिर्फ एक डिजाइन है या इसमें कोई राज छिपा है? वो सिर्फ डिजाइन नहीं, वो डेटा का खजाना है। QR का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स। ये एक 2D बारकोड है। जो पुराने वाले बारकोड होते थे वो सिर्फ एक लाइन में जानकारी स्टोर करते थे, जैसे किसी सामान की कीमत। लेकिन QR कोड लंबाई और चौड़ाई दोनों में डेटा स्टोर करता है। और इसीलिए ये इतना सारा डेटा रख पाता है। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि एक छोटा सा QR कोड 7000 से ज्यादा नंबर या 4000 से ज्यादा अक्षर और नंबर स्टोर कर सकता है। हाँ, कमाल है। और इतनी सारी जानकारी रखने की क्षमता ही इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। मतलब एक छोटे से वर्ग में सिर्फ एक वेबसाइट का लिंक नहीं, बल्कि दुकानदार का नाम, उसका VPA, बैंक अकाउंट, सब कुछ उसी में। हाँ, सब कुछ इनकोड किया जा सकता है। यही वजह है कि पेमेंट इतना तेज और सटीक होता है। आपको कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ता। कमाल है। और एक बात ने तो मुझे और भी चौंका दिया। कहते हैं कि अगर QR कोड थोड़ा गंदा हो जाए या हल्का सा फट भी जाए, तब भी वो काम करता है। हाँ, करता है। रुकिए, मतलब अगर मेरे कॉफी कप पर लगे QR कोड पर थोड़ी कॉफी गिर जाए, तब भी वो काम करेगा। ये कैसे संभव है? हाँ, काफी हद तक करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि QR कोड्स में एरर करेक्शन की क्षमता होती है। एरर करेक्शन? इसका मतलब है कि कोड का एक हिस्सा अगर खराब भी हो जाए तो भी बाकी हिस्सों में इतनी जानकारी होती है कि स्कैनर उसे पढ़कर पूरा डेटा रिकवर कर लेता है। अच्छा। इसका आविष्कार भी 1994 में जापान में मासाहिरो हरा ने किया था। ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए है ना? हाँ, उन्हें ट्रैक करने के लिए, जहां पार्ट्स गंदे या खरोच वाले हो सकते थे। इसीलिए इसे इतना मजबूत बनाया गया। तो OTP हमारी पहचान कंफर्म करता है और QR कोड पेमेंट की जानकारी को तेजी से और सही हमारे फोन तक पहुंचाता है। बिल्कुल, दोनों मिलकर एक सिक्योर और स्मूथ एक्सपीरियंस बनाते हैं। ये तो हुई आज की दुनिया की बात। लेकिन ये पेमेंट का इकोसिस्टम रातों रात तो नहीं बना। इसकी नींव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हाँ, पुराने दिग्गजों की तरफ। उस समय में जब स्मार्टफोन हर किसी के पास नहीं थे, हाँ। तब बड़े फंड ट्रांसफर कैसे होते थे? NEFT और RTGS जैसे नाम सुनने में आते थे। आपने सही कहा, ये सिस्टम के पुराने दिग्गज हैं और आज भी बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए इनकी अहमियत कम नहीं हुई है। तो इनके फर्क को समझते हैं। सबसे पहले NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हाँ, जो 2005 में शुरू हुआ था। तो NEFT कैसे काम करता है? क्या ये UPI की तरह तुरंत पैसे ट्रांसफर करता है? नहीं, तुरंत नहीं। NEFT बैच में काम करता है। बैच में? इसे ऐसे समझिए कि हर आधे घंटे में एक बस चलती है। उस आधे घंटे में जितने भी लोगों ने पैसे भेजे उन सब के ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करके एक साथ प्रोसेस किया जाता है। अच्छा। तो अगर आपने पैसे भेजे तो हो सकता है वो 5 मिनट में पहुंचे या 25 मिनट में। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अगली बस कब जाने वाली है। अच्छा, तो इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 16 दिसंबर 2019 से ये सर्विस 24/7 हो गई है। हाँ, अब बैंक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। और RTGS, इसका नाम हमेशा बड़ी रकम के साथ लिया जाता है। सही। RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ 3 शब्द अहम हैं। रियल टाइम मतलब तुरंत, इसमें कोई बैच या बस का इंतजार नहीं है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन को अकेले हाँ, व्यक्तिगत रूप से निपटाया जाता है। उसे किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ बंडल नहीं किया जाता। ये एक प्राइवेट टैक्सी की तरह है बस आपके लिए। और यही ग्रॉस सेटलमेंट इसे बड़ी कंपनियों और बैंकों के लिए इतना जरूरी बनाता है ना? बिल्कुल। क्योंकि जब करोड़ों का लेन देन हो रहा हो तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा किसी और के साथ एक बैच में फंसा रहे। बिल्कुल, ये सिस्टमैटिक रिस्क को कम करता है। RTGS खासतौर पर बड़ी रकम के लिए है, कम से कम 2 लाख रुपए। और ऊपरी कोई सीमा नहीं? कोई ऊपरी सीमा नहीं। और 14 दिसंबर 2020 से ये भी 24/7 उपलब्ध है। और इन दोनों के बीच में एक और खिलाड़ी है, IMPS। हाँ, IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये UPI की तरह ही तुरंत और 24/7 काम करता है और इसकी लिमिट 5 लाख रुपए तक है। अच्छा। असल में UPI का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो IMPS की टेक्नोलॉजी पर ही बना है। IMPS ने ही मोबाइल बैंकिंग को असल में पॉपुलर बनाया। तो मतलब हमारे पास हर जरूरत के लिए एक टूल है।
छोटे पेमेंट्स के लिए यूपीआई, थोड़े बड़े और तुरंत ट्रांसफर के लिए आईएमपीएस, किसी भी रकम के लिए एनईएफटी और बहुत बड़े कॉर्पोरेट सौदों के लिए आरटीजीएस। ये तो एक पूरी टूल किट है। बिल्कुल, ये एक मल्टी लेयर सिस्टम है जो हर तरह के यूजर की जरूरतों को पूरा करता है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक मनी। डेबिट और क्रेडिट कार्ड। हाँ, ये डिजिटल पेमेंट के सबसे पुराने रूपों में से एक है। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट का सीधा एक्सटेंशन है। मतलब जो अकाउंट में है वही खर्च कर सकते हैं। हाँ, पैसा तुरंत कट जाता है। पहले कमाओ फिर खर्च करो वाला सिद्धांत। और क्रेडिट कार्ड पहले खर्च करो बाद में चुकाओ वाला है। सही कहा। क्रेडिट कार्ड पर बैंक आपको एक उधार लिमिट देता है। आप खर्च करते हैं, बैंक आपकी तरफ से पेमेंट करता है और महीने के आखिर में आप बैंक को बिल चुकाते हैं। और अगर समय पर पूरा बिल नहीं चुकाया तो बचे हुए अमाउंट पर भारी ब्याज लगता है। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसे अनुशासन के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। और ये भी काफी समय से हमारे साथ है। भारत में पहला एटीएम कार्ड 1987 में एचएसबी बैंक ने जारी किया था और पहला क्रेडिट कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया था। और इन्हीं कार्ड्स की बुनियाद पर फिर ई वॉलेट्स जैसे कि पेटीएम या मोबीक्विक आए। हाँ, ई वॉलेट एक डिजिटल बटुए की तरह है जहां आप अपने कार्ड की जानकारी सेव कर सकते हैं या पहले से पैसे डालकर रख सकते हैं। इससे पेमेंट और भी तेज हो जाता है। अब तक हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी की बात की उन सब में एक चीज कॉमन है, स्मार्टफोन और इंटरनेट। लेकिन भारत बहुत बड़ा और विविध देश है। उन लोगों का क्या जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहां शायद इंटरनेट ठीक से ना चलता हो या जिनके पास स्मार्टफोन ना हो? हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या ये डिजिटल क्रांति उन तक भी पहुंची है? और इसका जवाब हाँ है। यहीं पर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन की असली ताकत दिखती है। इसके लिए दो कमाल की टेक्नोलॉजी है। पहली है AEPS। AEPS? हाँ, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार अनेबल्ड मतलब इसमें आधार कार्ड का रोल है। बिल्कुल। ये सिस्टम लोगों को अपने बैंक अकाउंट से लेन देन करने के लिए सिर्फ अपने आधार नंबर और अपनी उंगलियों के निशान बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। हाँ, कोई कार्ड नहीं, कोई पिन नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं। एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि एक दूर दराज के गांव में कोई बुजुर्ग इंसान जो शायद बैंक तक नहीं जा सकता, हाँ, वो अब अपने पास की किराना दुकान पर जाकर एक छोटी सी मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर अपनी पेंशन के पैसे निकाल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। वो किराना दुकानदार एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र की तरह काम करता है और वो छोटी सी मशीन एक माइक्रो ATM होती है। वाह! AEPS ने बैंकिंग को सचमुच लोगों के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। ये एक असली गेम चेंजर है। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। और अगर किसी के पास सिर्फ एक पुराना बटन वाला फीचर फोन हो जिसमें इंटरनेट नहीं चलता, उसके लिए भी रास्ता है। क्या है? उसके लिए है USSD टेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, लेकिन ये बस एक कोड 99# डायल करके काम करती है। *99#? ये तो वैसा ही कोड है जिसे हम पहले मोबाइल बैलेंस चेक करते थे। हाँ, ये उसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल नेटवर्क चाहिए। अच्छा। ये कोड डायल करने पर आपके फोन पर एक मेन्यू खुल जाता है जिससे आप पैसे भेज सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और ये हिंदी और इंग्लिश समेत 12 भाषाओं में उपलब्ध है। और इसकी लिमिट? इसकी लिमिट छोटी है, एक दिन में 5000 रुपए। लेकिन ये उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो AEPS और USSD मिलकर ये पक्का कर रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट का फायदा देश के हर नागरिक तक पहुंचे, चाहे वो कहीं भी रहता हो या कोई भी फोन इस्तेमाल करता हो। ये वाकई में समावेशी है। यही इसका लक्ष्य है, टेक्नोलॉजी को लोगों के लिए बनाना, न कि लोगों को टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढालना। हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। आखिर में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हो जाए। इतनी सारी सुविधाओं के बीच हम खुद को ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचा सकते हैं? जरूर, और ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज, अपने पासवर्ड्स को मजबूत और यूनिक बनाएं। हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड। हाँ, एक ही चाबी से सारे ताले मत खोलिए। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA, उसे तो हर जगह ऑन कर लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल, जहां भी ऑप्शन मिले उसे जरूर ऑन करें। ये सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर है। सही है। पासवर्ड के अलावा आपके फोन पर एक कोड आता है, इससे आपका अकाउंट हैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और उन फिशिंग ईमेल्स और SMS का क्या करें जो लगते तो बैंक से आए हैं पर होते नहीं हैं? यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको बचा सकती है।
याद रखिए, कोई भी असली बैंक या कंपनी आपसे कभी भी ईमेल, एसएमएस या फोन पर आपका पासवर्ड, पिन या ओटीपी नहीं पूछेगा। कभी नहीं। कभी नहीं। अगर कोई पूछे तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 10 बार सोचें। सही बात है। और अपने फोन और एप्स को हमेशा अपडेटेड रखना भी जरूरी है। बहुत जरूरी। ये अपडेट सिर्फ नए फीचर्स ही नहीं लाते, बल्कि सिक्योरिटी की कमियों को भी दूर करते हैं। और हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट्स और ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें। हाँ, और अपने बैंक के ट्रांजैक्शन अलर्ट्स पर भी नजर रखें। कोई भी अनजान ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत बैंक को बताएं। चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम कितना लेयर्ड और मजबूत है। बड़े कॉर्पोरेट डील से लेकर गांव में बिना इंटरनेट के होने वाले छोटे लेन देन तक हर जरूरत के लिए कुछ ना कुछ है। बिल्कुल, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो लगातार बेहतर हो रहा है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? इस चर्चा के लिए जो हम पढ़ रहे थे, उसमें एक छोटी सी बात लिखी थी कि पुराने एटीएम्स सिर्फ पैसे निकालते थे, जमा नहीं कर सकते थे। हाँ, सही है। आज ये बात हमें कितनी अजीब लगती है। आज तो कैश डिपॉजिट मशीन आम बात है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदलती है। बिल्कुल। तो यही सोचने वाली बात है, डिजिटल फाइनेंस की आज की कौन सी सीमा है जिसे हम आज नॉर्मल मानते हैं, लेकिन 10 साल बाद वो हमें उतनी ही अजीब लगेगी। अच्छा पॉइंट है। क्या वो हर ट्रांजैक्शन के लिए स्मार्टफोन की जरूरत होगी, या शायद इंटरनेट कनेक्शन की अनिवार्यता? हो सकता है कल को पेमेंट करने के लिए हमें जेब से फोन निकालने की भी जरूरत ना पड़े। ये सोचना वाकई रोमांचक है कि भविष्य हमारे लिए क्या लेकर आएगा।